नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के आपके एक नए ऑडियो समरी में। तो दोस्तों, आज की हम ऑडियो समरी में रिच डैड पुअर डैड अध्याय 3 सबक 2 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। इस पार्ट को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप हेडफोन नहीं लिए हैं तो कृपया हेडफोन लगा लें, ताकि हमारी बातें आपके कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक, मेरी बातें आपके दिमाग तक पहुंच पाएँ। तो लगा लें। तो हम शुरुआत करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं 1990 के बारे में। हम 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी को लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया और उसे अपने डैडी से ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 साल बार गोल्फ कोर्स पर मिलते थे। वह और उसकी ही पत्नी इतने ज़्यादा अमीर हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं कि हम अब काम नहीं करते, आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही ना हो जाए तब तक हम काम करने या ना काम करने के लिए आज़ाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज़्यादा रफ्तार से। मुझे लगता है कि आज़ादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज़्यादा है कि हम अपने आप बढ़ती सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूँ तो वे अक्सर मुझे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए। आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? हम अपने बच्चों को यह सब कैसे सिखाएं? कामयाबी का रहस्य क्या है? मैं किस तरह करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ? ऐसे वक्त मुझे हमेशा एक लेख की याद आती है जो यहाँ दिया जा रहा है। सबसे अमीर बिजनेसमैन 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजुआटर बीच इकट्ठे हुए। वे लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसूल दुनिया के सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हार्वर्ड हॉब्सन सबसे बड़े गैस कंपनी की मुखिया थे। आइवर क्रूजर दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे। लियान फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष थे। रिचर्ड व्हिटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। ऑर्थर कॉटन और जैसे लिवरमोर सबसे बड़े 2 स्टॉक स्पेकुलेटर्स शेयर का कारोबार करने वाले थे। और अल्बर्ट हॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालात में हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीब में मरे। हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट हॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ। यह 1923 की बात है। हम इतना अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रैश और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है, आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ाव की तरह ही होंगे।
मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपने सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम शिक्षा है। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तनों के बावजूद बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत परेशानी भरा हुआ होगा। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं कि आप पैसा कितना कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद फिर वे गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं फिर भी वो लौट कर वहीं आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। अपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियाँ भी पढ़ी होगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पूल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी थी जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह यह शिकायत करता फिर रहा है कि उसे दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज से उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार धोने का काम में भी निकाल दिया गया है। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी अखबार खबर में छप गई। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा था और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो है उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वो मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर 1920 के उछाल वाले दशक के बाद यह याद दिला देता हूँ। हालांकि मैं खुश हूँ कि इतने ज़्यादा अमीर लोग बनते जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि लंबे समय में वह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और अपनी कितनी पीढ़ियों तक उसे पैसा को सहेजा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था यह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसे मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फ़ायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा गहरा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच का स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस ज़माने का है जब खेती किसानी अर्थव्यवस्था के आधार थी। आज भी यह नींव बिना घर के भरोसा करता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों को कोई आर्थिक नींव नहीं होती है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती तो वे कर्ज में डूब जाते हैं, तो वे अमीर के सपने को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्या है उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता है। इमारत बनाना शुरू हो जाती है, यह तेज़ी से ऊपर बढ़ती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सर्बिया का लीनिंग टावर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे दोनों ही विकल्प संभव थे क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी।
देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है या बहुत उलझन भरा विषय है, परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बना रहने चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है इसे आसान बनाकर। पहले इसे तस्वीरों को जरिए सिखाएं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए मजबूत आर्थिक नींव डाली थी। चूँकि हम लोग छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका ईजाद किया। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम्स की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया तो उसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक जितने अकाउंटिंग विश्लेषण की ज़रूरत है उसमें भी कई सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, पर तो हम दोनों की ही नींव आसान नींव थी। आगे आने वाले पृष्ठों में मैं आपके सामने वही आसान चित्रों खींचूंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि वे आसान हैं, परंतु इन चित्रों के सहारे हम दो छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया। नियम 1, आपकी उस संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। यह पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज़्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग पैसों की समस्या में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठे करते हैं, गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मज़ेदार की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दो बच्चे अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उसका जवाब इतना आसान था। यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या होती है? माइक ने पूछा। अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार को समझो और अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी एक योजना होगी और तुम्हें ज़िंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि संपत्ति क्या है। यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएं। मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी। हाँ, इतना ही आसान है। अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए। क्यों लोग संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं कर पाते? मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना आसान है, इतना महत्वपूर्ण है, तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं, यह समझाने के लिए अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। बड़े लोग यह नियम समझाने के लिए बहुत कठिनाई होती हैं। क्यों? क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स में पढ़ाया गया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स इत्यादि। ज़्यादातर बड़े लोग सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं से देना मूर्खता है। अमीर डैडी किस सिद्धांत की यकीन करते थे? कीप इट स्माइल स्टूपिड। मूर्ख, इसे आसान ही रहने दो।
इसलिए हम दो छोटे बच्चों को सबक आसान बनाते थे। वे इस तरह हमारी पैसों की नींव को ज़्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात की आती है? यह इतनी आसान चीज़ किस तरह कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में उसकी दायित्व होती हैं? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान देते हैं और पैसे की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, यह कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंसना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूँ कि वहाँ दी हुई परिभाषाएं किस अकाउंटेंट को अच्छी लगती होंगी, परंतु दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाता। फिर भी हम वयस्क लोग यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को शब्दों के नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और ज़मीन में खुद गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह बात है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों की ही तरह है, शब्दों का महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण यह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज़्यादा समझ नहीं पाते। यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पढ़े लिखे हुए समझने की काबिलियत होती हैं, और इस क्षेत्र में हमें सबकी अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए, मैं हाल ही में एक नया VCR खरीदा। उसके साथ निर्देश पुस्तिका में भी जिसमें समझाया गया था कि VCR को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार को शाम को आने वाले अपने फेवरेट TV शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना भी VCR को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था, परंतु इसके बावजूद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को A मिल रहा था, परंतु उन्हें समझने के लिए F नहीं मिल रहा था। और यही ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे मामले होते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी को यह बातें 1000 बार सुनी हैं, और मैंने यह भी सुना है अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं जबकि गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। जहां यह बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। ज़्यादातर अकाउंटेंट, फाइनेंशियल प्रोफेशनल परिभाषाओं में आपस में संबंध नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र या रेखा चित्र में दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने के बड़े काम आए। परंतु छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज़ को बहुत आसान बनाए रखा। जहाँ तक बन पड़ा, उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग ज़्यादा किया, शब्दों को उपयोग कम से कम किया, और अंकों का तो कई वर्षों तक ही इस्तेमाल नहीं किया। ऊपर दिया हुआ बॉक्स का एक इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह आमदनी और खर्च बताता है, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। नीचे बैलेंस शीट है। इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इसे संपत्ति और दायित्व को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग तो इन्हें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच संबंध को नहीं जानते। यह संबंध जानना बहुत ज़रूरी है। पैसों की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक नहीं समझ पाते हैं। अक्सर इन दो शब्दों के परिभाषाएं को समस्या खड़ी कर देती हैं। अगर आपको दुविधा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप शब्दकोश उठाकर उसमें संपत्ति और दायित्व शब्दों का मतलब देख लेना। अगर इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को अच्छी तरह समझ में आ सकता है, परंतु आम आदमी के लिए वैसी ही बात हो गई जैसे परिभाषा मतलब मैंडरिन जैसे किसी विदेशी भाषा में लिख दिया गया हो। आप परिभाषा में लिखे हुए शब्दों को तो पढ़ सकते हैं, परंतु उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है। इसलिए जैसे मैंने कहा था,
मेरे डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को यह आसान परिभाषा सिखाई। संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छी, आसान और उपयोग आने वाली परिभाषा। अब आप चूंकि संपत्ति और दायित्व को चित्रों को समझा दिया गया है, इसलिए शब्दों में दी गई परिभाषाओं को समझना ज़्यादा आसान होगा। संपत्ति वह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसा डालती है। दायित्व वह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसा निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फर्क को न जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह ना तो शब्दों को समझ पाता है और ना ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों को ज़्यादातर समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो तीर लगे हुए हैं वे पैसों के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती। महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों को पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इनका कारण यह नहीं कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह एक आदमी या घर पर रहने वाले नौजवान कैश फ्लो पैटर्न है, जैसे कि रोजगार, टैक्स, भोजन, किराया, कपड़े, मनोरंजन, यात्रा, ये सब उसकी एक इनकम होती है, उसको वो व्यय कर देता है। और वही मध्यम वर्गीय जो होता है वो आय करता है और अपने दायित्व और व्यय करता है। फिर उसके बाद वो संपत्ति बनाता है। रोजगार जो होता है वो आय करता है, तनख्वाह करता है और व्यय करता है, टैक्स, मार्जिन, स्थायी व्यय, भोजन, कपड़े, मनोरंजन। संपत्ति, दायित्व, मार्गेज, कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड। और अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न यह है कि वह आय करता है और संपत्ति खरीदता है, जैसे डिविडेंड, ब्याज, किराए से आय, रॉयल्टी, संपत्ति, स्टॉक, बॉन्ड, नोट्स, रियल एस्टेट, बौद्धिक संपदा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं। इनमें हर एक को जिंदा करने रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की ज़रूरत होती है। चित्र यह बताते हैं कि गरीब, मध्यम वर्गीय, अमीर आदमी जिंदगियों में पैसा किस तरह आता जाता है। कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसों को किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उसे पैसे क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों के सोच में कहाँ गलती होती है। गलती यह होती है कि वे मानते हैं कि पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसलिए वह जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूँ। या यह कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। परंतु यह देखने में आया कि ज़्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती। सच में कहा जाए तो इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। पैसे हमारी इंसानी कमजोरी को बढ़ाता है।
पैसा अक्सर हमें उन दो पहलुओं को सिखाता है, जिसमें रोशनी डालता है, जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे पैतृक संपत्ति, तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वह अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है, और कई बार उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को उजागर करता है। अगर यह पैटर्न ऐसा है, आपने पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपको आमदनी बढ़ेगी, तो आपको खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए यह कथावत सही है, मूर्ख और अब उसके पैसे शानदार दावतें होती हैं। मैंने यह कई बार कहा कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षणिक व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सकें। निश्चित रूप से यह दोनों महत्वपूर्ण हैं। हमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है, वह होनहार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि वह डॉक्टर बनना चाहेगा, यह मान लिया जाता था। इसका कारण यह है कि इस धंधे में सबसे ज़्यादा पैसा नज़र आता है। हार्ट डॉक्टरों के सामने पैसे के बहुत संकट हैं, जो भगवान न करे किसी और के सामने हों। बीमा कंपनियां इन व्यवसायों पर काबू किए हैं, सरकार भी दखल दे रही है, और अदालतों के मुआवजे केस दायर हो रहे हैं, इत्यादि। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरफ गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वॉल स्ट्रीट या ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि जब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगह पर है, इसी कारण स्कूल में बच्चा को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता का शैक्षणिक सफलता से सीधा संबंध नहीं है, जैसा कभी हुआ करता था। क्योंकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं, परंतु बाद में वो पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं, और वे ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते हैं। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए, उसे किस तरह संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक कमाने का बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए, और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए, ज़्यादातर लोग यह नहीं बता पाते। उनके पैसे की तंगी का कारण क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर में ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, परंतु पैसे के लिए अपनी कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। तो दोस्तों, मैं लेता हूँ विदा, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं, क्योंकि इसमें टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा, आपको भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए ऑडियो बुक समरी आप यहीं तक सुने। नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आएगा कि कहानी एक बताते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, पैसों का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने को बदला जाता है। बहुत अच्छी है कहानी, सुनते रहें। ऑडियो प्रोजेक्ट है, तो ऑडियो बुक समरी को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि आपकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है। इन समरियों को लेकर मैं नई नई बुक्स लाते रहूँगा और आपको नए नए बातें बताता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ नेक्स्ट ऑडियो बुक में। धन्यवाद।